नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलती रहे ज़िंदगी कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलती रहे ज़िंदगी जैसे एक कार्यक्रम का नाम है, ज़िंदगी चलने का नाम है, हम ऐसा भी कहते हैं। जब हम ज़िंदगी की बात कर रहे होते हैं तो हम इसके साथ में एक और बात सोच रहे होते हैं या कहीं ना कहीं हम सुन रहे होते हैं। ज़िंदगी का मतलब है अप्स एंड डाउन्स का आना। ज़िंदगी का मतलब है चैलेंजेस को फेस करना और उसको ओवरकम करना। सैडनेस, सॉरो या फिर हैप्पीनेस, ये पार्ट एंड पार्सल हम कहते हैं ज़िंदगी के। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे कि ज़िंदगी में हमें ऐसे लोग ज़रूर चाहिए होते हैं जिनसे हम सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं लें बल्कि बहुत सारा मोटिवेशन भी लें। तो आज मैं आपको एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी से मिलाना चाहता हूँ जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में, एंड बेस्ट ऑफ योर सेल्फ आप कैसे बना सकते हैं खुद को, उसके बारे में भी आपके बहुत सारी चीज़ें आज आप सीखने वाले हैं। तो हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रमेश के अरोड़ा। तालियां प्लीज एक बार जोरदार करें। आपको बताना चाहता हूं प्रोफेसर साहब के बारे में कि आप बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूं, इसके प्रोफेसर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स से आपको सम्मानित किया जा चुका है। अगर आपके लेक्चर्स की बात करूं सो वहाँ बहुत लंबी लिस्ट है। टू बिगिन विद द USA, UK, जर्मनी, मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड बहुत सारी कंट्रीज़, नाम बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप अपने लेक्चर्स दे चुके हैं। आप एक बेस्ट सेलर के तौर पे भी आपकी बुक्स बहुत ज़्यादा, या फिर आपके लेख बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। मैं थोड़े उनके नाम लेना चाहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, आर्ट ऑफ लीडरशिप, गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर अरोड़ा का जो एम है या मिशन है वो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। आप थिंकिंग रखते हैं लीडरशिप स्किल्स के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में। और आज जब प्रोग्राम होने वाला था उससे पहले जब मैंने सर के बारे में पढ़ा तो मेरे को एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात भी आई जो मैं बताना चाहता हूँ सर, कि आप बिलीव करते हैं मुकेश जी के एक बहुत अच्छे गाने में जो मैंने सुना भी, और वो गाना आपको उसके शब्द बताना चाहता हूँ कि कांटों में रहने वाले कांटों से क्या डरेंगे। सर की स्माइल बता रही है कि हाँ आज ये मेरे बारे में बहुत पढ़ के आया है। कांटों में रहने वाले कांटों से क्या डरेंगे, हंस हंस के आफतों का हम सामना करेंगे। क्या बात है, ऐसी सोच रखते हैं। प्लीज एक बार तालियां सर के लिए जोरदार हो जाए। और साथ ही साथ में मैं हमारे यंगस्टर्स, युवा शक्ति का भी स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम में। अपने लिए भी तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए प्लीज। तो सर मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बुक से रिलेटेड ही पूछूंगा या फिर मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, उसके बारे में पूछूंगा। एक आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं और आप चाहते हैं कि ये आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हर के बीच में आए और हम सब चाहते हैं कि हम सीखें। तो आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में सर थोड़ा सा बताइए हमें प्लीज़। देखिए, ये जीवन जो ईश्वर ने दिया है बहुत बड़ा उपहार है और हमें एक ही चीज़ करनी पड़ती है, अपने आप को उपहार दें हम खुशी का। जी, खुशी बाहर से आ सकती है और खुशी अंदर से आ सकती है। जी, हमें आदत बनानी चाहिए कि हम आंतरिक आनंद से अपने आप को विभूत करें। ऑल द टाइम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, और खुशी हम चीज़ों से ना लें, सिर्फ घटनाओं से ना लें, व्यक्तियों से ना लें। हर चीज़ से लें, अच्छी बात है, पर एक आदत बना लें कि कुछ भी स्थिति हो जाए हमें मुस्कुराना है, हमें स्वीकार करना है। और खुशी देखिए गुड हेल्थ से आती है, गुड रीडिंग से आती है, अच्छे विचारों से आती है। साथ ही में आप अच्छे संबंध हैं लोगों से, परिवार है, मित्रता है, अच्छा जॉब है, स्पिरिचुअलिज्म है, गॉड है, फ्रेंड्स हैं, हॉबीज़ हैं, कहीं से भी आ सकती है। जी, पर गुड रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, प्राणायाम इज़ इम्पॉर्टेंट। और अपने इंसान को विशाल बनाना पड़ेगा अपने आप को। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, आई मीन वाई। किसी एक लड़की ने मुझसे पूछा क्लास में, सर छोटा आदमी कौन, बड़ा आदमी कौन? मैंने उसको कहा कि छोटा आदमी छोटी छोटी बातों से जो परेशान होता हो या परेशान करता हो वो छोटा आदमी है। तो उसने मुझसे कहा, सर बड़ा आदमी वो जो बड़ी बातों से परेशान होता हो? मैंने कहा नहीं, बड़ा आदमी वो जो छोटी छोटी बातों से खुश होता हो। एक अच्छे व्हाट्सएप कॉल से, एक फूल से, सूर्य के उगने से, एक अच्छे चाय के प्याले से, एक अच्छे मित्र के मिलने से, एक अच्छी किताब के पन्ने से, एक अच्छे फिल्म से, एक छोटे टीवी के एक प्रोग्राम से,
एक वीडियो कॉल से किसी से भी खुश हो सकते हैं। और कोशिश करो कि कुछ भी हो, मैं अपनी ज़िद नहीं छोड़ूंगा खुश रहने की। क्या मुस्कुराहट परमानेंट कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तालियां ज़्यादा नहीं बजानी हैं, इस प्रोग्राम में बहुत देरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा करा करो कि सवेरे उठकर भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी वन मोर डे, है ना। आपको इमर्सन की बात बता रहा हूँ जो कि आपसे रिलेटेड है। इमर्सन एक बहुत बड़ा विद्वान था अमेरिका का, और वो सवेरे उठ कर के भगवान को धन्यवाद दिया करता था। ओ गॉड, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी वन मोर डे, तूने आज एक दिन और मुझे दिया। आज मैं सूर्य की रश्मियों का आनंद लूँगा, चंद्रमा की शीतलता का आनंद लूँगा, सागर से उठने वाली समीर स्पंदन करेगी मेरे हृदय को, और मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूँगा उससे आनंद लूँगा। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, साथी, पक्षी, पल्लव और फल और फूल, जानवर, कोई भी हो, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज़ से मैं आनंद लूँगा। तो क्या करता था वो, हर समय चेहरे पर मुस्कुराहट रखता, अखबार पढ़ता मुस्कुराते हुए, खाना खाता मुस्कुराते हुए, नहाता तो मुस्कुराते हुए, बात करता मुस्कुराते हुए, सोता तो मुस्कुराते हुए। उसका आज जन्मदिन था। एक पत्रकार आया और उसने कहा, मिस्टर इमर्सन, व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है? उसने कहा 360 ईयर्स। कि सर आप तो 60 के लगते हैं, 360 को होता ही नहीं है। कहते मैंने ज़िंदगी में इतना आनंद पाया है जितना लोग 6 जन्मों में पाते हैं, तो मेरी खुशी की आयु 360 साल है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेन हैप्पी। वेरी नाइस। गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, मुस्कुरा के क्यों नहीं चला सकते? नहाते हैं, मुस्कुरा कर क्यों नहीं? पढ़ते हैं तो क्यों नहीं? अखबार पढ़ने में ज़रूर मुस्कुराहट कम हो जाती है, ऐसी ऐसी खबरें होती हैं, पर एक बात है, क्रिकेट सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स का पेज देखता हूँ और उसमें जनाब काफ़ी जोश उमंग आता है, और बाहर फ्रंट पेज को थोड़ा उड़ा देता हूँ। आई मीन एनीथिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स आई लाइक टू एम्ब्रेस इट। तो ये एक आदत बनानी चाहिए। इसको गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस लीड्स टू हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, तालियां एक बार हो जाएं सर के लिए। बहुत सारे लोग सर आज आपसे बहुत कुछ जानने आए हैं, बहुत कुछ यहाँ पर नॉलेज गेन करने आए हैं, तो मैं अब उनके पास से चलता हूँ। एक एक करके अपने सवाल सर से पूछ सकते हैं प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर जे.एन. सिंह है और मेरा आपसे सवाल है कि आज का दौर स्मार्टफोन का, सोशल मीडिया का दौर है और हम मैक्सिमम आवर्स एक दिन के अंदर उसी में बिताने लग गए हैं। एक मजबूरी कह लीजिए, एक आदत कह लीजिए, इसको हम मोबाइल एडिक्शन कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। इस टाइम का उपयोग हम किसी और अच्छे कामों में लगा सकते हैं, प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हैं। तो किस तरीके से इस डिस्ट्रैक्शन को हम दूर कर सकते हैं अपने जीवन से? देखिए, जब भी एक दिन का टाइम टेबल नहीं बनेगा, टू डू लिस्ट मुझे आज क्या करनी है, तब तक ये सारी डिस्ट्रैक्शन होंगे। कभी फ़ोन भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, कभी दोस्त आ गया डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, कभी होटल में चले जाएंगे, कभी खाना ज़्यादा खा जाएंगे, कभी सो जाएंगे, सब डिस्ट्रैक्शन ही तो हैं। हमें रात को सोने से पहले दूसरे दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए कि 6 से 7 मुझे क्या करना है, 7 से 8, 8 से 9, पूरे दिन का 12 घंटे का प्रोग्राम बनाइए, 14 घंटे का प्रोग्राम बनाइए, 16 घंटे का प्रोग्राम बनाइए और उसके अनुसार चलने की कोशिश करिए। मैकेनिकल नहीं होगा आदमी, डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। इसके लिए भी टाइम निकाल लीजिए ना, मैक्सिमम 2 आवर्स या 1 आवर, 1.5 आवर्स, है ना। पर एक बात है कि ये जो एडिक्शन तब होता है जबकि हम कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिससे हमें आनंद मिलता है, एंटरटेनमेंट हो गया, उसका बहुत वैल्यू है जी। हिंदुस्तान में टाइम बहुत वेस्ट होता है बेकार की चीज़ों पर। अखबार में भी एक तरह से एडिक्शन है, अखबार पढ़ते हैं लोग 3-3, 4-4, और जनाब अननेसेसरली एक इवेंट को 4 अखबारों में पढ़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी का रोज़ का दिन जो है वो 7 एक्टिविटीज़ के लिए बांटना चाहिए। पहला, फिज़िकल फिटनेस के लिए करीब 1.5 घंटा 1 घंटा। दूसरा, मेंटल रीडिंग के लिए जिसमें कि अच्छे वीडियो भी हैं 1 घंटा, ठीक है, ज़रूरी है ना। तीसरा, प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए मिला करके आधा घंटा, ठीक है। फिर अपना जॉब के लिए करीब 8 घंटे जो भी हैं देने आपको करने हैं। परिवार को 1 या 2 घंटे दें। आराम करने के लिए 15 मिनट काफ़ी है, बल्कि सोना नहीं चाहिए दिन में, है ना। फिर ये बात है कि हमें वी शुड हैव गुड रीडिंग, अच्छी किताब करीब 1 घंटा हम पढ़ें। मिला करके हम देखेंगे तो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फैमिलियल, सोशल और प्रोफेशनल, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक,
इन सातों एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग ज़रूरत के अनुसार हमें समय बांटना चाहिए, और रात को सोने से पहले देखना चाहिए मैं कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ मैं नहीं कर पाया। कई बार नहीं कर पाते जी, बस दूसरे दिन से आप ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इंसान को अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कुछ बनना है तो। यदि हवा के झोंके से एक सूखा पत्ता कहीं भी ले जाती है हवा का झोंका, हमें सूखा पत्ता नहीं बनना, नदी के बीच में खड़े हुए पेड़ की तरह बनना है जिससे कोई भी प्रभाव उसको गिरा ना सके। दैट इज़ विल पावर वी नीड इन आवरसेल्व्स। बहुत बढ़िया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को संभालें, अपने जीवन को अपने बस में करें, अदरवाइज़ किसी के बस में भी नहीं करना चाहिए। जी, ना दोस्तों के, ना फिल्मों के, ना नींद के, ना वीडियो के, ना किसी चीज़ के। माई लाइफ शुड बी इन माई हैंड्स। ये मेरा बॉस नहीं हो सकता, मैं इसका बॉस हूँ। इवन फिर मेरे थॉट्स भी मेरे बॉस नहीं हो सकते, मैं उनका बॉस हूँ। मेरी फीलिंग्स भी मेरी बॉस नहीं हो सकती, उनका मैं बॉस हूँ। बहुत बढ़िया। तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब डिस्ट्रैक्शन है, इसमें अट्रैक्शन भी इसलिए डिस्ट्रैक्शन है। पर एक बात है कि उस वक्त छोड़ना पड़ता है, बस बंद हो गया, आधा घंटा तुझे दिया था, ख़त्म, तेरा नंबर ख़त्म, अब किसी और एक्टिविटी का चांस है, उसको ध्यान दो, इसको डिक्टेट मत करने दो, ठीक है। बहुत ही अच्छी लर्निंग है और बहुत अच्छी बात है, और आप लोग भी आई एम श्योर बहुत अच्छा यहाँ पर गेन कर रहे होंगे इनसाइटफुल्स की। एक टाइम टेबल बनाना है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इवैल्यूएट भी करना है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था या जो प्लानिंग करी थी, जो आपने अपने बारे में एक सोचा था कि मैं इतना घंटा इसको करूँगा, वो कितना कर पाए नहीं कर पाए, और उसके बाद में आपको ये नहीं मानना है कि आप इससे गुलाम हैं, बल्कि आप ही गुलाम हो। तालियां प्लीज़ एक बार इतनी अच्छी सोच के लिए, इतनी अच्छी बात के लिए, ज़ोरदार। जी, कोई और अपना सवाल पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, मैं ऋषि शर्मा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं और आज खुद अनुभव भी करा। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसा कि आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो हमें भी कुछ प्रेरणा दें कि हम भी ऐसे अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर पाएँ। आपने ना ऐसा सवाल पूछा है जो बहुत लोग बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे सर। मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और पाँचवीं क्लास में पढ़ते थे। उनका आज क्लास में एक इलोक्यूशन टेस्ट था और अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा नहीं बोले, घर आके रोने लग गए माँ के सामने, मम्मी मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। कहते चिंता करता है बेटे, वो सामने शीशा है, शीशे के सामने खड़ा हो जा और बोल। उन्होंने रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास किया एंड ही बिकेम इंडियाज़ बेस्ट स्पीकर आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, ठीक है। पर आपको एक और एग्जाम्पल दूँ। आज से 2500 साल पहले यूनान में एक नौजवान था, उसकी इच्छा थी मैं पब्लिक स्पीकर बनूं। तो क्या है कि एथेंस में एक ऐसा पार्क था जिसमें कि लोग खड़े होकर के नए नए लोग आकर भाषण देते थे और बाकी सब लोग जो है ना वो सुनते थे टू ओब्लाइज। इंग्लैंड में हाइड पार्क में भी ऐसा, मैंने हाइड पार्क भी देखा है कि वहाँ पर कैसे नए स्पीकर्स दूसरों से इनकरेजमेंट पाते हैं और उनको सब लोग इनकरेज करते हैं। ये नौजवान ग्रीस का आया बोलने के लिए, काफ़ी लोग खड़े थे पर 5 मिनट के अंदर सब चले गए। उसको सुनना पसंद नहीं किया, वो हकलाता था, तुतलाता था, उसकी आवाज़ भी मर्दानगी नहीं थी, पर वो निराश नहीं हुआ। वो एक यूनानी फिजिशियन के पास गया, उसने कहा कि देखो मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ। उसे कितना तुम्हारे में आत्मबल है? उसने कहा कि जितना आप चाहो सोचो। उसने कहा चलो मैं तुम्हें, तुम्हारी जो कमी है स्पष्ट है, ये बर्थ से है, तुम्हारा तुतलाना हकलाना, मैं तुम्हें छोटे छोटे पत्थर दे रहा हूँ। तो पता है आपको पत्थरों से इलाज भी होता है। तो उन्होंने पत्थर यहाँ रखे यहाँ रखे कि अब जाओ बोलो। उसने कहा कौन सुनेगा? कहते किसी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, पास ही समुद्र है, लहरों को सुनाओ। जब लहरें ऊपर आएँ आवाज़ ऊँचे कर लेना, नीचे जाए नीचे कर लेना, तैयारी करके जाना सब्जेक्ट। ये मत मानना वो लहरें हैं, गो फुली प्रिपेयर्ड। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रोज़ तैयारी करके उनको भाषण दो और धीरे धीरे करके तुम पाओगे कि वो तुम्हारे अंदर की शक्ति वापस जागृत हो रही है। और जनाब वो बोलता चला गया, 7-7, 8-8 घंटे बोलता उस समुद्र के सामने। ट्रू स्टोरी। उसका नाम डेमेस्थिनीज था। तो डेमेस्थिनीज तुतलाने वाला लड़का, हकलाने वाला लड़का 8 महीने के बाद वापस उसी जगह गया जहां उस पार्क में पहले बोला था 8 महीने पहले। लोग इकट्ठे हुए नए, और जब वो बोला तो सक्सेना साहब लोगों की सांसें रुक गईं। क्या बात है, आंखों का झपकना बंद हो गया। माय गॉड, इतना अच्छा कोई स्पीकर हो सकता है? आज तक जो दुनिया के सारे महान स्पीकर्स की लिस्ट बनती है, जिसमें जूलियस सीजर और सिसरो और डेमेस्थनीज और लेटेस्ट इन दिनों के जो हैं
जिनमें कि आप एडमंड बर्ग कह सकते हैं, विंस्टन चर्चिल कह सकते हैं, अब्राहम लिंकन कह सकते हैं, जॉन कैनेडी कह सकते हैं, लाजपत राय कह सकते हैं, जवाहरलाल सुभाष बोस कह सकते हैं, आप अच्छे से अटल बिहारी कह सकते हैं। दुनिया का सबसे महान स्पीकर डेमोस्थेनीज ही माना जाता है, यानी कि लोगों ने सुना होगा उसका, बट चलो एक लीजेंड चलती है जी। तो पहली चीज़ ये है कि प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। तैयारी करो क्या बोलना है, कंटेंट प्रिपरेशन। दूसरा अपना स्टाइल रखो, शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, बीच में कैसे बोलना है। बीच में कभी चुटकुले, कभी कहानी, कभी फैक्ट्स, कभी फिगर्स, कभी आवाज़ ऊंचे, कभी नीचे, कभी मौन, कभी कुछ। इसके स्टाइल्स किताबें हैं बड़ी सारी। इनफैक्ट मेरी एक किताब है यही व्यक्तित्व, उसमें मैंने लिखा है अब वक्त है वक्ताओं का, चैप्टर है मेरा एक, वक्त है वक्ताओं का। तो मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं, उनमें देख लेना कभी भी। और बड़ा अच्छे, इसमें वीडियोस बहुत अच्छे हैं स्पीकिंग के। मेरा पब्लिक स्पीकिंग में एक वीडियो भी है, उसको भी देख लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एक मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था, सर व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न फॉर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? उनका 3 बताऊँ? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें हैं। कोई इंसान शुरू से अच्छा स्पीकर नहीं बनता, पर अगर उसमें अगर दृढ़ निश्चय है, विधि है, अपने आप मूल्यांकन करता है और मन में अगर संकल्प है, तो यू कैन बिकम ए वेरी गुड स्पीकर। देखिए प्रोफेसर साहब जितने बैठे हैं, आप लोग टीचर्स हैं, आप अच्छे स्पीकर कैसे बन गए? शुरू में डर लगता था क्लास में जाने से भी। तो आप एक स्पीकर को फ़ायदा तो लाइफ लॉन्ग होता है, इसलिए एवरीबडी शुड बिकम ए स्पीकर। बहुत बढ़िया, तालियां प्लीज एक बार बोल रहे। बिफोर आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके पास आऊँ, एक चीज़ आज लर्निंग वाली देखिए क्या आ रही है कि ये तो हमने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सर ने बताया कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सर के गुरु ने भी बताया। लेकिन एक चीज़ और जो सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन करी, वो है दृढ़ निश्चय। आपको ये कमिटमेंट लेना है, अपने आप से वादा करना है, प्रॉमिस करना है कि मुझे ये करना है और उसके लिए मुझे एफर्ट्स मारने हैं। और उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और वो प्लानिंग विथ प्रोफेशन और आपका एक कमिटमेंट अगर रहेगा, तो फिर आप उसमें ज़रूर एक्सेल करेंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि एक्साइटेड चेहरे हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी हाय सर, मेरा नाम सुम्बुल इमरान है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है आपके हिसाब से एक यंगस्टर के लिए? फिर से बोलो। सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है आपके हिसाब से एक यंगस्टर के लिए? सक्सेस मंत्र, देखो सक्सेस के जो मंत्र हैं सब ने अलग अलग दिए हैं। बैठो बैठो। अब्दुल कलाम साहब ने भी दिए हैं 7, और जनाब धीरूभाई अंबानी ने दिए थे 8, और मुकेश अंबानी के भी हैं 6-7। हर एक के अलग अलग हैं, पर ले देकर यही आता है। अभी मेरा एक छोटा सा वीडियो, उसमें राम तीर्थ ने 12 मंत्र दिए हैं। अब 12 को आप 14 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, पर हाँ एक चीज़ ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए पहले आपका गोल स्पष्ट होने चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? उन गोल्स को सब गोल्स में कर लो, अर्थात छोटे गोल्स क्या हैं, फिर हर गोल के लिए क्या तैयारी चाहिए वो करो, और किस टाइम तक कौन सा लक्ष्य पूरा करना है ये डिटरमिन करो। गोल्स विदाउट डेडलाइंस आर डेड गोल्स। फिक्स कर लो कि मुझे इस तारीख तक ये करना है। फिर क्या करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद क्या है, कोई नई चीज़ क्या करनी है वो करो, कुछ ऐड करते चले जाओ, पुराने में कमी उसको दूर करते चले जाओ, मूल्यांकन करते चले जाओ। कभी गिरोगे भी, कभी उठोगे भी, कोई बात नहीं, परंतु मन में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आई विल डू इट। तो उसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई मुझसे आप पूछें तो मैं कहूँगा उत्साह होना चाहिए इस काम के लिए, एंथुजियाज्म। दूसरा परसिस्टेंस होनी चाहिए, डटे रहना, अध्यवसाय कहते हैं, डोंट लीव इट। तीसरा यदि गिर जाएं तो वापस उठें। चौथा कि एक गाना है ना किशोर कुमार का, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। मेरा पता है मैंने एक वीडियो बनाया, रुक जाना नहीं तो कहीं जीत के। जीतने के बाद लोग कहते हैं बस मैंने तो बहुत पा लिया। आई एम ना, वी शुड नेवर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव अचीव्ड, वी शुड गो हेड फर्दर। एक डायरी रखनी चाहिए, उसमें आप जो भी संकल्प ले रहे हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है निरंतर लिखना चाहिए। बी योर ओन लीडर, बी योर ओन गाइड। गौतम बुद्ध ने कहा था अपने दीपक स्वयं बनो, अपो दीपो भव। तो दूसरों से राय लेना अच्छी बात है, परंतु सबसे बड़े अगर कोई इंसान के गुरु हैं तो उसके आंतरिक चेतना के एक ऐसे अवयव हैं, सूत्र हैं जो उसको बना सकते हैं। बेटे सफलता पाना आसान नहीं है। जितने मुश्किल लक्ष्य रखोगे उतना ही अच्छा है।
क्योंकि विफलता नहीं, हारना पाप नहीं है, पर नीचे लक्ष्य रखना गलत है। हैव हाई एम्स, ट्राई टू अचीव देम, डजंट मैटर। और मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ उसका एक अच्छा जवाब H.G. वेल्स ने दिया है। कहते तुम क्या बनना चाहते थे और तुम क्या बन गए, इसका अंतर क्या है। सपोज तुम ये बने हो और ये बनना चाहते थे, अगर ये गैप कम है तो इसका मतलब तुमने कोशिश पूरी की। ये गैप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब तुमने कम मेहनत की। तो ये दोनों का गैप तो रहना ही चाहिए। दिस गैप लीड्स टू मोटिवेशन, ठीक है, इतना सा गैप। पर इतना बड़ा गैप फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अतः कोशिश करनी चाहिए, निरंतर अपने आप को मांझना पड़ता है। और जो आपकी बाई जो बर्तन मांझती है घर में या कोई भी मांझता है, वो बर्तन ज़्यादातर अंदर से मांझे जाते हैं, बाहर से नहीं इतने। हम भी अंदर से अपने आप को मांझना चाहिए, परिष्कृत करना चाहिए, परिमार्जित करना चाहिए। सोफिस्टिकेटेड मेथड फॉर ऑल द टाइम डेवलपिंग आवर इनर सेल्फ, विल पावर, लर्निंग टू डू राइट थिंग्स इन ए राइट मैनर बहुत ज़रूरी है। इवेल्युएशन और एंजॉय करना है हर सक्सेस को। छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करो, फिर बड़ी सक्सेस की ओर जाओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपने ये बात सर बिल्कुल सही बोले कि सक्सेस के बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन इतने सिंपलेस्ट वे में और इतनी एक्यूरेट डेफिनेशन रियली अलॉट मीनिंगफुल फॉर अस। कोई और सवाल अपना पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धि अग्रवाल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें और क्या क्या ऐसी आदतें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं एज अ यंगस्टर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा है कि यंगस्टर्स क्या, सभी आप जब बड़ी हो जाएंगी तब भी वही आदतें काम आएंगी, है ना। मैंने एक बार कोशिश की जानने की कि बड़े बड़े लोगों की हैबिट्स क्या होती हैं, और मैंने बहुत लोगों की हैबिट्स को देखा, पुराने ज़माने के लोगों की भी, नए की भी, इंडियंस की भी, फॉरेन की भी, यंग की भी, ओल्ड की भी। तो मैंने कहा कुछ कॉमन है हैबिट्स तो, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोग सवेरे उठते हैं, जैसे सभी सवेरे उठते हैं, पर एक रॉबिन शर्मा ने 5 o'clock क्लब बनाया हुआ है इंटरनेशनल। पर मैं समझता हूँ 5, 5:30 गर्मियों में और सर्दियों में 6:30 चाहे हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, पर जल्दी उठो। उठते ही अपना समय का जो चार्ट बनाया रात को उसको देखो, उसके अनुसार काम करो। थोड़ी वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम देंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नाश्ता अच्छा करेंगे, फ्रूट्स लेंगे, दूध लेंगे, जो भी लेना है ना। उसके बाद मैं समझता हूँ कि 8 बजे तक लगभग काम करना शुरू कर देना चाहिए, जो भी है। टिम कुक तो 4:45, 4:15 बजे, टिम कुक एप्पल वाला, एप्पल है ना, एप्पल की डेथ हो गई एप्पल वाले की तो आप जानती हैं, स्टीव जॉब्स की, उसके टिम कुक है, सवेरे 4:15 बजे ईमेल्स का जवाब दे देता है। मैं नहीं चाहता ऐसा करो। रतन टाटा 6:30 बजे काम शुरू कर देते थे, है ना। तो ट्राई टू स्टार्ट योर वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। हम लोग बड़े लेट काम शुरू करते हैं। इंग्लैंड में 7:30, 8 बजे सब काम शुरू हो जाते हैं। अमेरिका में भी सारी सरकारें अमेरिका की 7 बजे शुरू होती हैं। 8 बजे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं, क्लासेस 7:30 बजे शुरू हो जाती हैं। सारे अफ्रीका में सारे दफ्तर 7 बजे शुरू हो जाते हैं। नेपाल में 7 बजे, 8 बजे। हमारे यहाँ पर 9:30 बजे, वो भी लोग टाइम पर नहीं आते, 10 बजे सरकारी दफ्तर हैं। तो मुझे कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कि जैसा अब्दुल कलाम ने कहा कि वी आर ए लेज़ी नेशन। अब्दुल कलाम के वर्ड्स हैं, इसलिए मुझे हिम्मत है कहने की। हम बहुत कम काम करते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं, ध्यान इधर जाता है। तो हैबिट्स में क्या है, अपने आप को कठोरता से नियंत्रित करो, अपने आप को डांटो नहीं। कोई और डांट नहीं सकता आजकल, सुनता ही नहीं कोई किसी की। अपने आप को अच्छी आदतें दो, सवेरे उठना, काम रेगुलर करना, काम का प्लानिंग करना, डेडलाइन बनाना, अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, गुड रीडिंग करना, अपने गोल्स को पूरा करना, ट्राई टू बी अमंग द बेस्ट, ठीक है। और साथ ही में इम्पॉर्टेंट बात है, बी पॉजिटिव, अच्छी बात करना, कम बोलना, अच्छा बोलना, स्वीट बोलना, जिम्मेदारियां निभाना, घर की बाहर की। मज़ा है ज़िंदगी में, मज़ा है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, ओह हाउ आर यू, मैंने कहा वेरी हैप्पी। कहता क्या हो गया, मतलब हैप्पी होना जैसे कि उसको लग गया कि अजीब चीज़ है, आदमी अजीब जंतु है जो हैप्पी है। मैंने कहा वेरी हैप्पी। कहते व्हाट इज़ वन सिंगल रीज़न विच मेक्स यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ है। मैंने कहा बिकॉज आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। मरे हुए लोग हैप्पी नहीं हो सकते, मैं जिंदा हूँ। इसके अलावा क्या चाहिए। एक एक क्षण से इंसान आनंद की अनुभूति कर सकता है।
ऐसी हैबिट बनाओ, लव द पीपल इन द फैमिली, वर्क फॉर ए गुड कॉज, बी सिंपैथेटिक, हेल्पफुल, काइंड एंड डिसिप्लिन इन लाइफ एंड हैव हाई एम्बिशन। तो बेटी ये इसमें बड़ा अच्छा है, वीडियोस भी हैं, हैबिट्स ऑफ ग्रेट पीपल। तो आप अपनी हैबिट्स बनाओ, बहुत बढ़िया। ऑर्डिनरी मत बने रहो, ऑर्डिनरी मत बने रहो। आई डोंट लाइक ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल जो कहते हैं मैं तो ऑर्डिनरी बड़ा अच्छा हूँ, गलत है। मैं 1000 बार गिर जाऊँ मुझे उसकी दुख नहीं है, पर मैं एक बार फिर उठूँ। विवेकानंद ने कहा था 1000 बार गिर के भी एक बार फिर उठो, है ना। कहते हैं ना, उठो जागो जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो, रुको मत। उन्हें एक जगह कहा गिर जाओ तो क्या है। मेरा एक दोस्त था एनसीसी में, वो कहता गिरो ही मत। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। कहता मैं 15 साल से एनसीसी में हूँ, मैं एक बार भी घोड़े से नहीं गिरा। मैंने कहा बहुत बड़ी चीज़ है हैं। मैंने कहा ये कैसे। कहता उससे चढ़ा ही नहीं मैं तो तो भाई आप चढ़ेंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे। गिरना अपराध नहीं है, नीचे लक्ष्य रखना अपराध है। बस मैं तो इतनी काफ़ी है, इतना ही संतुष्ट है। अभी सुना, संतोष का एक सवाल कोई आएगा तो मैं देखूंगा, बताऊंगा जवाब आपको, संतोष किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सो अगला सवाल, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि हैबिट्स की जो बात हो रही है सर, ये एक ऐसा सवाल था जो बहुत लोग जानना चाहते थे। आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक्सपर्टाइज है कि हैबिट्स को कैसे चेंज किया जाए, तो उसके लिए जो आपने डिसिप्लिन का एक मूल मंत्र बताया वो बहुत आई एम श्योर कि हेल्पफुल होगा बहुत सारे व्यूअर्स के लिए भी। अगला सवाल। एक मिनट जी, बड़ा अच्छा आपने बात कही जी। एक किताब नई आई है एटॉमिक हैबिट्स, वो कहता है छोटी छोटी हैबिट से बड़ी हैबिट बनती है। कोई भी हैबिट बदलने के लिए 3 हफ्ते चाहिए। अच्छा, लो ये आपको सवेरे उठना है, 3 हफ्ते का मतलब एक कह सकते हैं हम कि एक 3 वीक्स में बदलती हैं हैबिट्स। मान लो आप सवेरे आपका 7 बजे उठने का प्रोग्राम है, 6 बजे का है, और आप उसको 5 बजे चाहते हो, तो आपको 3 हफ्ते लग जाएंगे 5 बजे तक आने में लगभग। और अगर आपने उसको शुरू कर दिया, 3 हफ्ते आपने उस हैबिट को बढ़ा दिया और आगे, तो फिर परमानेंट बन जाएगी, परमानेंट हो जाती है। दिक्कत तो इसके लिए बड़ा करना पड़ता है, लापरवाही को कंट्रोल करना पड़ता है। मन बहुत चंचल है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जहाँ मन जाए उसको वापस पकड़ के ले आओ। यही युद्ध है। सबसे बड़ा युद्ध किससे है? अपने आप, अपने से। एक युद्ध अपने विरुद्ध। और इसीलिए इंपॉर्टेंट बात गीता की है, तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा शत्रु। अपने आप को संभालो, ज़्यादा हवा का झोंका आपको कहीं भी ले जाए मत होने दो। रिफ्यूज टू बी वीक पर्सन, बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल अगर आपको पूछना चाहते हैं। हेलो सर, मैं इशिका हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती, जबकि होनी चाहिए, और हम सिर्फ रिग्रेट करते रह जाते हैं कि हमें तो वैसा करना था, ऐसा क्यों हो गया। ये पर्सनल सवाल है या सबके बिहाफ पे पूछ रही है? वैसे कई बार ऐसा होता है सर, प्लीज़। नहीं बिल्कुल सही है। मैं इसका जो उत्तर दे रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि जो सेटिस्फाइड हो गया वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ज़रथुस्त्र जिन्होंने पारसी रिलीजन बनाया, पारसी रिलीजन, उसके जो प्रणेता ज़रथुस्त्र थे, ज़ोराष्ट्र कहते हैं जिनको, उनका एक सेंटेंस इतना ज़बरदस्त है, आपको ज़िंदगी में हर समय पर लागू करना चाहिए। उनका था, बी ऑलवेज सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव बट नेवर बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू आर। हर समय संतुष्ट रहो जो तुम्हारे पास है उससे, बट जो तुम स्वयं हो उससे कभी संतुष्ट मत रहो। बहुत बढ़िया। चीज़ों से क्या है, परंतु यह संतोष कि मैं और अच्छा कर सकती थी, मैं और अच्छा कर सकता था, बहुत ही अच्छा है। हमें संतोष रखना ही नहीं है इस प्रकार का। एक अच्छा संतोष के अब 2 अर्थ हो गए। एक तो वस्तुओं का जो है ना, कि बी ऑलवेज सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। पता है कहा था, जब आवे संतोष गोधन गजधन बाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितनी भी ये वस्तुएं हैं वो सब बेकार हो जाती हैं यदि मन में संतोष आए। परंतु मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने आप से संतुष्ट मत रहो। पता है अरविंद घोष का आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान में बहुत ही महान ये दार्शनिक हुए हैं। इसी हमारे आज़ादी के बाद ही उनकी मृत्यु हुई, जिनका पौंडीचेरी में आश्रम है। उन्होंने कहा था कि वी हैव पॉजिटिव डिसकंटेंटमेंट इन लाइफ, सकारात्मक असंतोष जीवन में लाओ। अर्थात जब भी कोई चीज़ पालो तो लगे नहीं मुझे और करना है, और फिर लग जाओ उसमें। कभी संतुष्ट मत रहो, यह असंतोष ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि डिससेटिस्फैक्शन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन मेरी प्रगति का कारक बनता है। इट बिकम्स ए कैटलिस्ट फॉर माई फर्दर ग्रोथ इन लाइफ।
नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत अच्छी बात है, और जैसे हमारा कार्यक्रम भी क्या कहता है, चलती रहे ज़िंदगी, तो वो चलती तभी रहेगी जब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको आगे चलते हुए रहना है और इस दृढ़ निश्चय के साथ चलते रहना है कि ये मुझे अब आगे इससे बेटर करना है, इससे और ज़्यादा अच्छा अचीव करना है। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं हमारे हेलो सर, मेरा नाम शर्लिन नाडिया है और मेरा प्रश्न है कि फियर ऑफ फेलियर, इस चीज़ से आज के ज़माने में कैसे बचा जाए? फियर ऑफ फेलियर होना बुरी बात नहीं है, होना ही चाहिए, इसी से हम बच जाते हैं। फियर ऑफ एक्सीडेंट नहीं तो सड़क अच्छी तरह से क्रॉस नहीं करेंगे। फियर ऑफ रीचिंग एग्जामिनेशन लेट ना हो तो हम टाइम पर पहुंचेंगे नहीं। फियर ऑफ इनडाइजेशन ना हो तो हम खाते जाएंगे, कचौड़ी समोसे खाते जाएंगे। फियर ही इंसान को जिंदगी में कई प्रॉब्लम से बचाता है। एक बहुत बड़े विद्वान हॉब्स हुए, इन्होंने कहा था, माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, मी एंड फियर। मेरी माँ ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, मैं और भय। भय के बिना आप जी नहीं सकते, पर भयभीत मत रहो हर समय। लड़ने से पहले नेपोलियन और नेल्सन जैसे लोग भी पहले सोचते कि गलती ना हो जाए। भयभीत रहो, अर्थात आशंकित रहो कि शत्रु ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ठीक है, रोग से भी फियर रखना चाहिए, कहीं ये बढ़ नहीं जाए, शत्रु से भी, डिसिप्लिन से भी, हर चीज़ से। और फियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। फियर मुझे कॉशियस बनाता है, चेतावनी देता है, चुनौती देता है, सावधान करता है, मजबूत करता है, कॉशियस करता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फियर, वी शुड नॉट फियर द फियर। तो इस चीज़ के लिए पता है क्या होता है, देखिए तालियां एक बार पहले बजा दीजिए, फिर बताऊंगा। एक बार तालियां एक बार बजा दीजिए सर के लिए। आप ये देखिए कि क्योंकि आप सब आज यहाँ पर आए हैं, आई एम श्योर मेरी तरह आप भी बहुत एक्साइटेड थे कि सर से मिलेंगे, हम उनके विचार जानेंगे, और कितनी अच्छी बातें हैं। एक ऐसा वर्ड जिसको सर मैं शायद ये नहीं बोलूँगा पॉजिटिव है, फियर इज़ काइंड ऑफ कंसिडर नेगेटिव वर्ड ही होता है, लेकिन आपने जिस ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट किया है, जैसा आपने हमें बताया कि फियर होना सही है, वो बात कितनी अच्छी है। और ये बात हमें अपने जहन में ढाल लेनी है, और साथ ही साथ में इस प्रोग्राम के माध्यम से, अपने माध्यम से भी आप औरों तक भी पहुंचाएं कि कितनी अच्छी बातें आज यहाँ पर आप सीख के जा रहे हैं। कोई और अपना सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नमस्कार सर, मेरा नाम भास्कर तंवर है और मेरा आपसे ये सवाल है कि मिसकंसेप्शन को, मोटिवेशन को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? आपका क्या है? को लेकर मिसकंसेप्शन, ओके, बताओ बेटे, बताओ क्या मिसकंसेप्शन है मोटिवेशन के बारे में? सर ये कि मोटिवेशन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता आपका। हाँ, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये तो राइट कंसेप्शन है। बैठो। ऐसा है कि मोटिवेशन से के बारे में जो सबसे बड़ा एक ये है कि इंसान को पैसा मोटिवेट करता है ना। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पैसे से आदमी मोटिवेट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, पैसे से भी होता है, पैसे से ही नहीं होता है ना। तो मोटिवेशन जो होता है वो एक अट्रैक्शन से होता है, रिवार्ड से होता है, प्रशंसा से होता है, सफलता की इच्छा से होता है, दूसरों के प्रेरणा देने से होता है, आंतरिक शक्ति से होता है, सामने लक्ष्यों से होता है। मोटिवेशन किसी प्रकार से भी हो सकता है। 100 तरीके हैं मोटिवेशन के, 100, किताब भी है एक। मैं एक बता रहा था आपको कि आपका ये कहना है कि एक मिसकंसेप्शन क्या है, कि मिसकंसेप्शन ये है कि यदि हमने मोटिवेशन में कोशिश करके सफलता नहीं पाई तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, हमें हर समय पर एक तरह से रेजिलियंस रखनी चाहिए। हाँ, ये नहीं हुआ तो फिर कभी सही, ओ मैं हार गया, अरे मेरा काम नहीं हुआ, अरे मेरा यूपीएससी में नंबर नहीं आया, अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नॉर्मन विंसेंट पील कहता है नेक्स्ट टाइम, अगली बार, और मैं वहाँ रह जाऊँगा तो अगली बार, डजंट मैटर। मैं जब इंटरव्यू के लिए बच्चों को भेजता हूँ यूपीएससी वगैरह, और मैं खुद यूपीएससी में बैठ चुका हूँ, मैं उनको बच्चों को यही कहता था, अच्छे नंबर लेने के लिए मत जाना, सिर्फ ये करने जाना कि तुम्हारा आज का इंटरव्यू या कल का इंटरव्यू तुम्हारा सर्वोत्तम इंटरव्यू हो, तुम उसको याद करो। मेक योर ओन एफर्ट्स टू मेक योर इंटरव्यू ए क्वाइट मेमोरेबल वन, है ना। और हमें ये गोल नहीं रखना चाहिए, हाय मैं पास हो जाऊँ, हाय इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर।
मुझे ज़िंदगी में सबसे अच्छा इंटरव्यू अभी तक याद आता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में लेक्चरर की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, ठीक है, और मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि वाइस चांसलर साहब जो बहुत बड़े बंदे थे, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, पद्म विभूषण हमारे, उन्होंने कहा था हमारे हेड और डीन को जो बैठे हुए थे, मुझे नहीं लिया जिन्होंने, ये लड़का 8 सालों में प्रोफेसर बनेगा, नहीं 10 सालों में, सॉरी, उनका तो 10 सालों में ये प्रोफेसर बन जाएगा। मैं लेक्चरर भी नहीं बना, लेक्चरर से रीडर से प्रोफेसर होते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर फिर प्रोफेसर होते हैं। तो मुझे बाद में बताया मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कि हमने तुम्हें लिया नहीं था पिछली बार, पर ये तुम्हारे वीसी ने कहा था तुम्हारे लिए, जब मेरा नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो मुझे खुशी हुई। और आज मैं आपके सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरी असफलता के बारे में बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि एक व्यक्ति ने मेरी असफलता के बावजूद मुझ में गुण देखा, क्योंकि मैं इसीलिए जाता था इंटरव्यू, आई शुड हैव अ वेरी गुड इंटरव्यू। एक बात बताऊं, स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है उसका दुख मत करो। तुम्हारे बस में अच्छा इंटरव्यू देना है, तुम्हारे बस में सिलेक्शन होना नहीं है, उस पर ज़्यादा रो मत, ना दुखी हो ना खुश हो बहुत ज़्यादा। हैव यू डन योर बेस्ट? You don't have to be the best, you have to do your best, that is all. अपने बस में जो है, नियंत्रण में है, वो करना चाहिए। परिणाम क्या हो हमारे हाथ में नहीं है। वही गीता में कहा जा गया, वही स्टोइक फिलॉसफी में एपिक्टेटस कहता है, मार्कस ऑरेलियस कहता है, स्पिनोजा कहता है, सभी कहते हैं हमारे बस में नहीं है। वास्तव में नहीं है मेरे बस में। तो मैं जब एक इंटरव्यू देने के लिए प्रोफेसर के लिए गया, मैं लेक्चरर से, हाँ उनका 10 सालों में प्रोफेसर बन जाएगा। मैंने सोचा कि ये पॉसिबल है क्या? तो फिर मैंने कहा कि मैं मेहनत करता, हम लोग बहुत गरीब परिवार से आए हैं, तो हम मेहनत करते थे, है ना, फादर ने, और हर तरह की मेहनत करनी पड़ती है गरीबों को, हम करते थे। एक्चुअली वी वर वेरी पुअर एट वन टाइम बिकॉज ऑफ पार्टीशन, जो भी हो गया। तो परंतु मैं मेहनत करता था और आई नेवर केयर्ड। तो मैं काम करता था, 11-11 बजे तक मैं कई बार यूनिवर्सिटी में बैठा रहता था। फिर एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आ गई अमेरिका जाने की, ऑल इंडिया कंपटीशन में मैं सिलेक्ट हो गया। मैंने अमेरिका से पीएचडी कर ली और मैं वापस आया, मैं लेक्चरर से सीधा प्रोफेसर बन गया। मैं रीडर बना ही नहीं, एसोसिएट बना ही नहीं, मैं नेशनल एकेडमी मसूरी में प्रोफेसर बन गया यूपीएससी से। मेहनत का फल मिलता है। और मेरे वाइस चांसलर ने कहा था मैं 10 सालों में प्रोफेसर बनूंगा, मैं 8 सालों में बन गया। अरे वाह! कारण क्या? नहीं, इसलिए कि प्रभु की कृपा। परंतु एक चीज़ है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो कल फल मिलेगा ही। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। बहुत बढ़िया। इट हैज़ टू गिव मी रिजल्ट्स, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, डजंट मैटर। और असफलता तो मुस्कुराते हुए लेनी ही चाहिए, क्या दिक्कत है? आई मे नॉट हैव सक्सीडेड इन एन इंटरव्यू। मैंने कितने इंटरव्यू में मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहता फेल हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, परंतु हर इंटरव्यू से मैंने कुछ सीखा। और 50% चांस होते हैं किसी भी इंटरव्यू या एग्जामिनेशन में या जॉब के लिए कोशिश करने में या ज़िंदगी में कुछ भी करने में 50% चांस सक्सेस के होते हैं, 50% फेलियर के होते हैं। आने दे जो है, अपना काम तो काम करने, काम करते रहो बस, दैट्स ऑल। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आई थिंक वहाँ पर फल की, चलो फल की इच्छा कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, पर तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। राइट। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, हाउ मेनी टाइम, एनी टाइम। किसी ने मुझसे पूछा आप नेक्स्ट टाइम कहते हो, कितने नेक्स्ट टाइम? मैंने कहा इन्यूमरेबल, असंख्य नेक्स्ट टाइम। अगर इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में मैं ये पालूंगा, क्या दिक्कत है? बट एक कमिटमेंट होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम है और मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा। एक बार क्लैपिंग प्लीज, वापस से सर्कल होनी चाहिए। मैं आपसे अपना सवाल इसलिए क्लैपिंग कर रहे हैं कि एंकर कह रहे हैं। नहीं सर, आई एम श्योर ये दिल से हो रही है। अच्छा आप सच बताइए, क्या ऐसा हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्लैपिंग? नहीं, आप ऐसा है जैसे अपने को अगर क्लैपिंग नहीं करेंगे ना सर, तो एक सवाल और हो जाएगा। वो मुझे दिख रहा है, वो चेहरों पे सर दिख रहा है। मैं आया हूँ थोड़ी देर के लिए, अपना प्रोग्राम है, क्लैपिंग बाद में कर लेंगे, अब कोई क्लैपिंग मत करना। हाँ जल्दी करो आगे। हाँ नेक्स्ट सवाल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सवाल लोग। नमस्कार सर, मेरा नाम पीवल शेखावत है। आजकल लोग
सोल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, तो कैसे एक व्यक्ति अपने इस एटीट्यूड में शिफ्ट ला सकता है और एक सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रख सकता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भाई प्रॉब्लम के बारे में सोचना कोई बुरी बात है क्या? प्रॉब्लम के बारे में सोचो, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये कब से है, किस कारण से है, इसके क्या आयाम हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके कारण मनोवैज्ञानिक हैं या फिजियोलॉजिकल हैं या फाइनेंशियल हैं या सोशल हैं या हिस्टोरिकल हैं या एक्सटर्नल हैं या इंटरनल हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन एक एक करके आगे बढ़ाना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है, मीडियम टर्म सॉल्यूशन क्या है जी। तो प्रॉब्लम का बिना सॉल्यूशन के आप सोच ही नहीं सकते। और सॉल्यूशन किस चीज़ का? प्रॉब्लम का। आपने क्या कहा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए सेंट्रिक या सॉल्यूशन सेंट्रिक। भाई दोनों अलग अलग क्यों करते हो? मत करो, इसको एक कर लो। प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, नॉट प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम। अपने आप में सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, किस चीज़ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता, अधूरा होता है और कोई कमी तो रह ही जाती है। और इसीलिए हमें हर समय पर अपने आप को समीक्षा करके अपनी अंदर से और सॉल्यूशंस को मूल्यांकन उनका करते हुए बदलना पड़ता है कई बार कि ये काम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। और इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट की ज़िंदगी पढ़ो और देखो कि किस तरह से उन्होंने कई बार सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, थॉमस अल्वा एडिसन जो भगवान के बाद सबसे बड़ा इन्वेंटर है अब तक का, है ना, जिसने 2500 इन्वेंशन किए, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी किया, स्टोरेज बैटरी का भी किया जो अब लगा। तो जनाब वो स्टोरेज बैटरी बना रहा था, 50,000 एक्सपेरिमेंट्स उसके फेल हो गए। 50,000 कितनी बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा। और करता गया। तो नेपोलियन हिल बहुत बड़ा लेखक है, उसके पास गया, उसने कहा कि आप किए जा रहे हैं, आपको सफलता मिल नहीं रही है, आप कुछ और कर लीजिए, आपको हर एक्सपेरिमेंट जो काम नहीं कर रहा है कितना अफसोस होता होगा। कहते हैं नो, मेरा जो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता मुझे बताता है क्या चीज़ काम नहीं करती, तो मैं नई चीज़ सोचता हूँ। और जनाब उसने सफलता प्राप्त कर ली। स्टोरेज बैटरी जो आप करते हैं ना आज, एवर रेडी टॉर्च में, कार में, स्कूटर में जो लगाते हैं, बताइए उसका बनाया हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन का। जब उसको सफलता मिल गई तो नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच का महान लेखक आया इंटरव्यू लेने के लिए। उसने ये कहा था कि आप क्यों करते हो। उसने कहा सर मान लीजिए आपको सफलता नहीं मिलती तो आप क्या करते। एडिसन ने कहा तब मैं आपसे बातें करके टाइम खराब नहीं कर रहा होता, मैं और प्रयोग कर रहा होता। डिटर्मिनेशन। इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत मानो, अपॉर्चुनिटी मानो। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू थिंक, टू मूव अहेड, टू लर्न माई सेल्फ। अगर मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है समस्या, इसका मतलब मुझे और प्राणायाम करना पड़ेगा, समस्या का हल करना पड़ेगा, मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इस ज़िंदगी में अधिकांश समस्याओं का हल है, पर कुछ समस्याओं का हल नहीं है, ठीक है। तो जिनका हल है, हमें उस हल को प्राप्त करने के लिए हर समय प्रयत्न करना चाहिए। आई मस्ट ग्रो अप एवरी डे। जहाँ मैं कल 1 मई 2025 को था और आज मान लो 2025 की 2 मई है, तो मैं कल से आज अधिक बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, धैर्यपूर्ण, शांत होना चाहिए मुझे। आई मस्ट ग्रो अप एवरी डे। ग्रो अप एंड ग्लो अप। अब कल मैं वहीं था जहां आज हूं। इट मीन्स आई वेस्टेड 1 डे। गॉड का दिया गया 24 घंटे का एक दिन मैंने व्यर्थ किया। पाप है ये, पाप है। ग्रो अप एवरी डे। एंटरटेनमेंट और आराम करने का हक उसी को है, वीडियो की जो मस्तियां करने का हक उसी को है जिसने मेहनत की हो। परिश्रम के बाद ही विश्राम आता है, परिश्रम के बाद ही। और मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर आराम करना चाहिए, ज़रूर आनंद लेना चाहिए, ज़रूर इसमें जाना चाहिए इस क्षेत्र में। पर हम जीवन में 2 चीज़ों के लिए जन्म लेते हैं, प्रेम करने के लिए और कर्म करने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ समय मिलता है तो आनंद लेने के लिए, ठीक है, क्या दिक्कत है। पर आई टेल यू वन थिंग, इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर दबाव है कि हम बहुत अवसर मिलते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, और उठाना चाहिए फ़ायदा, मस्ती करनी चाहिए। जी,
तो आपको आई गेस आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और अपना सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, माय नेम इज़ हर्षिता और मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब हम ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, तो लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम उनको फेस कैसे करें? दिक्कत क्या है प्रॉब्लम से? आपको प्रॉब्लम आएंगी ना, प्रॉब्लम से ही तो सोल्यूशन आएगा। हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें साधना चाहिए और साधन चाहिए। साधना का मतलब है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, समर्पण, निश्चय करने के लिए अनुशासन। कोई साधन चाहिए, ज्ञान का साधन चाहिए, धन का भी साधन चाहिए, समय का भी साधन चाहिए, ज्ञान और विधि का भी साधन चाहिए। तो बेटे कुछ भी करने के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है और साथ में मन में डिटर्मिनेशन करना चाहिए और समस्याओं से डरना ही नहीं चाहिए। समस्याएं तुम्हारी मित्र हैं, हमें रास्ता बताती हैं और खड़ी रहती हैं कि साहब आप हमें सुलझाओ, हम आपके सामने खड़े हैं इसलिए कि चुनौती आपके लिए है, आपको एक मार्ग मिलेगा। तो कभी भी समस्याओं से नहीं, जब समस्याएं जीवन में ना हो तो जीवन मृत्यु हो जाती है। क्या फ़ायदा है? जब तक मुसीबत ना आए जीवन में, जीवन ही क्या है? कठिनाई आए, मुसीबत आए, असफलता आए, लोग अपमान कर दें, हमारे लक्ष्य पूरे ना हों, उस झंझावत से निकल करके इंसान जो निखर कर बाहर आता है ना, वो वास्तविक इंसान है। जो डरता रहेगा प्रॉब्लम से, मुसीबतों से, असफलताओं से, हाय मैं हार ना जाऊं, हाय लोग क्या कहेंगे, हाय, तो तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना समस्याओं के आगे बढ़ा हो। अगर एक एक व्यक्ति के जीवन की कहानी आप सुने और देखें, पढ़ें, तो पाइए कि जिनके जीवन में अधिक समस्या आई वही आगे अधिक बढ़ गए। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराना चाहिए आपको भी, है ना बेटे? अच्छा। तो ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ से सवाल आते जाएं और यहाँ से जवाब, क्योंकि इतने अच्छे आ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत लर्निंग हो रही है। समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है, तो मैं अंतिम सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा हमारी ऑडियंस में से। जी नमस्कार सर, मेरा नाम वामिका काला है और मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल की इतनी स्ट्रेसफुल और बिज़ी लाइफ में जो हमें स्ट्रेस मिलता है, हम यंगस्टर्स को जो स्ट्रेस मिलता है, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो बच्चे हैं हमारे, वो प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस से परेशान हो रहे हैं, फियर से परेशान हो रहे हैं। अरे भाई ये तो मित्र हैं हमारे, ये तो फ्रेंड्स हैं। आई मीन स्ट्रेस तो फ्रेंड है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। सड़क पार करें, एग्जामिनेशन दें, बीमारी ना आ जाए। कोरोना में सब लोग पॉजिटिव स्ट्रेस ही था एक तरह से, जिन्होंने बचा लिया अपने आप को, जिन्होंने लापरवाही करी, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बीमार हो गए। जी, कोई भी चीज़ हो, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहेगा ही। तो स्ट्रेस को दो तरह के देखना चाहिए। एक होता है यू स्ट्रेस, EUSTRESS, उसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं, जो फ़ायदेमंद स्ट्रेस है। इसी स्ट्रेस से इंसान सक्सेसफुल होता है, लक्ष्यों की पूर्ति करता है, ज्ञान बढ़ाता है, किताबें पढ़ डालता है, विदेश यात्राएं कर लेता है, एग्ज़ाम पास कर लेता है, इंटरव्यू पास कर लेता है, जॉब अच्छे कर लेता है। इसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जो कि कल्पनाओं में है, बिना बात ही घबरा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू में गड़बड़ बोल रहे हैं, कोई काम करते हैं तो गलत कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले खाना बनाने वाली लड़की जो है, बच्ची एक गई और वो, अरे मेरे से गलती ना हो जाए, गलती ना, मम्मी आप ही कर लो, आप ही बेलन कर दो, इसको कर दो, रोटी बना दो, अच्छा मैं देख लूँगी, इसे कर। तो एक असली माँ कहेगी, बेटे तू मर्जी कर, गलतियाँ कर, तो कर गलतियाँ, जितनी करेगी उतना ही अच्छा है। तो उसमें रोटी जल गई तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रोटी क्या तक होता ही शुरू में हर रोटी जलती है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। स्ट्रेस इज योर फ्रेंड। इट टेल्स यू कि हमें क्या करना है, रास्ता बताता है, चेतावनी देता है, हमें वार्निंग देता है, कॉशियस करता है, ज्ञान बढ़ाता है, तैयार करता है, प्रिपरेशन करता है हमारी, और हमारे लिए एक मित्र होता है। नेवर बी अफ्रेड ऑफ फियर, नेवर बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रेस, नेवर बी अफ्रेड ऑफ ह्यूमिलिएशन। लोग इंसल्ट कर देते हैं कई बार घर और बाहर। नेवर बी अफ्रेड, परवाही मत करो, दुनिया को कहती है जो क्या चीज़ है। अंत में एक छोटी सी बात बताऊं। एक गांव में मेंढकों का सम्मेलन हुआ
और एक बहुत बड़ा इस तरह से बांस खड़ा कर दिया गया मोटा 50 फीट का, कितना ऊपर होगा कि कौन मेंढक चढ़ सकता है इस पर। हिंदुस्तान में जैसा होता है कि ईर्ष्या होती है, तो जो ही एक मेंढक 35 फीट तक पहुंच गया, लोगों ने कहा अरे ये नाम कमा जाएगा, और बाकी मेंढकों ने क्या किया, अरे मरेगा मरेगा, मत कर मत कर मत कर, बेचारा फिसल के गिर गया। किसी को ऊपर चढ़ना ही नहीं दिया, कोई चढ़ा ही नहीं, कोई सफल ही नहीं हुआ। एक छोटा सा मेंढक का बच्चा चढ़ने लगा, उसका फादर वहीं बैठा हुआ था, ओए क्या कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, मर जाएगा। पर वो चढ़ने लगा, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40, 45, 50 पे चढ़ गया। लोगों ने कहा क्या से हुआ, पता है क्यों? वो बहरा था, उसने सुनी नहीं किसी की बात। मैं तो कई बार बहरा बन जाता हूँ। आई डोंट केयर लोग क्या कहें क्या नहीं करें, क्या लोग मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे आंतरिक विश्वास अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी मैं आपके कारण से अपने स्वयं के आत्मविश्वास को कम करके हीन नहीं बनाऊंगा। मैं और मेरा खुदा, खुद और खुदा, और मैं प्रेरणा ले मेरे माता पिता, मेरे अपने शुभचिंतक भाई बहन मित्र, मैं उनकी इच्छा से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करूंगा। क्या बात। और मेरे शत्रु और मेरे डिट्रैक्टर्स हैं, मैं उनसे प्रभावित नहीं होऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो सही राय देते हैं तो पता है राय भी उनसे मिलती है, जो लोग हमसे नाराज हैं तो, और इस तरह से इंसान सावधानी से काम करता है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए सर के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। प्रोफेसर साहब, ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात करता जाऊं, यहाँ से सवाल आते जाएं, क्योंकि इतनी अच्छी बातें आज हमारे सामने आपने रखी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बातें थी हैं, बहुत बदलाव आएंगे। उसके लिए इतनी कम तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज सर के लिए। तो जिंदगी चलती रहे, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालते रहें, चलती रहे जिंदगी। इस बात को जरूर ध्यान रखें। फिर मिलेंगे आपके साथ में एक और एक्सपर्ट साथ में। एक बार सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तालियां सर के लिए जोरों से शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।